नमस्कार मित्रों, गुलचक्र के YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास बाबू रेगुलर चल रहा है। इतने समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। कल हमने क्लास स्टार्ट किया फंडामेंटल राइट का। जाकर के कल वाली क्लास को जरूर आप देखें, उसके बाद एक क्लास देखेंगे ना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज हम टोटल बातचीत करेंगे मूल अधिकारों में क्या संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस पर संसद की क्या राय है, संसद ने क्या स्टैंड लिए, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से डिसीजंस इस पे आए हुए हैं, यहां से लेकर के आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो जो मास्टर ने आपको पहले वाले क्लास में बताया है कि भाई अधिकार क्या होता है, उसको तो समझ लेना मूल अधिकार पढ़ने से पहले कि अधिकार क्या होता है, राइट क्या होता है, इसको पहले आप समझ लें। उसके बाद आप संवैधानिक अधिकार, मास्टर ने आपको बताया कि क्या संवैधानिक अधिकार क्या होता है, संवैधानिक अधिकार, इसको जाकर के समझें आप। फिर उसके बाद मास्टर ने आपको बताया कि मूल अधिकार क्या होता है। क्या मूल अधिकार क्या होता है? भाई मूल अधिकार आप पढ़ रहे हैं, कम से कम मूल अधिकार तो आप समझ लेना कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट होता क्या है। हमने आपको विधिक अधिकार बताया। क्या बताया बाबू? विधिक अधिकार बताया। तो जाकर के लीगल राइट थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको आगे वाले स्टेप ज्यादा समझ में आएंगे। हमने आपको मानवाधिकार बताया, ह्यूमन राइट बताया, मानवाधिकार, ये सब क्या होता है। जाकर के इन सब चीजों को आप समझेंगे तो आपको आगे के क्लास के कॉन्सेप्ट अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो अधिकार हमने बताया था कि अधिकार एक प्रकार का वैध पावर होता है या वैध सुविधा होती है या सुविधा होती है, एक प्रकार की फैसिलिटी होती है जो समाज, संविधान और सरकार के तीनों अंगों के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है अपने नागरिकों को, ताकि वे नागरिक या वे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, वे अपना सर्वांगीण विकास कर सकें, वे जो है उन स्वतंत्रताओं का उपयोग कर सकें और अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। ये अधिकार कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिकार कहलाता है। संवैधानिक अधिकार तो हमने बताया था कि भाई अधिकार जो होता है ये बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या है? बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसके भीतर भीतर आपको संवैधानिक अधिकार दिखाई पड़ेगा, और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आपको मूल अधिकार दिखाई पड़ेगा, और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत ही आपको विधिक अधिकार भी दिखाई पड़ेगा, कुछ पार्ट, है ना। तो कुल मिला जुला करके ये अधिकार एक प्रकार का बड़ा कॉन्सेप्ट है या बड़ी अवधारणा या बृहद अवधारणा है। इस संवैधानिक अधिकार अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। ये सब सारा कुछ हमने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हमने मूल अधिकार बताया था, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, और यहां पर हमने विधिक अधिकार बताया था। क्या बताया था बाबू? विधिक अधिकार बताया था। तो ये जाकर के आप देखें, उसको समझें, देन एक क्लास देखेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? तो एक काम करते हैं, अभी समझते हैं फिलहाल के लिए कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो क्या आप बताएं, संशोधन हो सकता है मूल अधिकारों में? तो इस प्रश्न को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और संसद में बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हुआ। किसके बीच? तो सुप्रीम कोर्ट, यहां पर लिखना जरा, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को लेकर के, ये जो प्रश्न है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस प्रश्न को लेकर के एक तो संसद को लेकर, संसद में, और दूसरा न्यायपालिका के बीच। किसके बीच? न्यायपालिका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच विवाद उत्पन्न हुआ। इनके बीच विवाद हमेशा बना रहा कि भाई संसद तो सोचती है कि मूल अधिकारों में हम संशोधन करें, लेकिन चूंकि मूल अधिकारों में अगर संशोधन होता है तो न्यायपालिका फिर बीच में आती है। और एक कंडीशंस मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके क्रोनोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो आपको एक टॉपिक समझने में ज्यादा आसानी होगी, ठीक है ना। कौन सा चीज? एक चीज समझिएगा जरा। एक समय था कि हमने आपको 6 प्रकार के मूल अधिकार बताए हैं। मूल अधिकार हमने आपको कितना बताया है? मूल अधिकार। तो अभी वर्तमान में आपके पास कितने अधिकार हैं? मूल अधिकार। तो टोटल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और उसमें कौन से अधिकार हैं? एक तो समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। अभी समझते जाइए। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और एक छठा वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। अभी एक चीज समझना आप कि ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना। लेकिन किसी समय आपको जो मूल संविधान है, उस मूल संविधान में एक सातवां प्रकार का मूल अधिकार था और उस सातवां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। और ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसका जिक्र आपको अनुच्छेद 19 में भी मिलेगा और अनुच्छेद 31 में भी मिलेगा। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 दोनों जगह आपको मिलेगा। बशर्ते अनुच्छेद जो 19 था वो केवल नागरिकों के लिए संपत्ति के अधिकार की बात करता है, लेकिन जब आप अनुच्छेद 31 में जाओगे तो केवल भारतीयों के लिए नहीं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तियों के लिए, मतलब उसमें विदेशी भी शामिल हो सकते हैं और भारतीय भी शामिल हो सकते हैं, उनके संपत्ति के बारे में बात करता है। अब एक चीज समझना जरा, आपको एक चीज मैंने बताया था कि अगर आपके मूल अधिकारों का मतलब कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, अभी मान के चलिए कि संपत्ति का अधिकार अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है, आजादी का दौर है, आजादी के बाद की यह प्रक्रिया पूरी मैं अभी आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है ना। जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के तुरंत बाद संविधान लागू हुआ, तो उसके बाद यह प्रश्न खड़ा हो गया कि क्या संविधान के मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि अनुच्छेद 13(2) ये कहता है कि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकारों को न्यून करती हो या सीमित करती हो। तो प्रश्न उठा और एक मैटर यहां पर यह भी था संपत्ति का अधिकार को लेकर के। अब एक मैटर और भी होता है कि जब देश आजाद होता है, संविधान लागू होता है, तो जरूरत इस बात की होती है कि भारत में जो जमींदारी व्यवस्था थी, आप जानते हैं ना कि रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, ये अंग्रेजों के टाइम पीरियड से, ये मुगल टाइम पीरियड से चली आ रही थी। तो एक व्यक्ति जिसके पास हजारों बीघा खेत है, अब देश की आजादी के बाद ये हजारों बीघा जो खेत है उसको तो विभाजित किया जाना चाहिए। जिनके पास जमीनें नहीं हैं उनको जमीनें डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? भू सुधार कहते हैं। और जब जमींदारी, जिनके पास जमीनें थी या जो जमींदार वर्ग के लोग थे, उनकी जब जमीनें ली जाएंगी तो जमींदारी उन्मूलन होगा। तो देश में जरूरत इस बात की पड़ी कि जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम क्रोनोलॉजी के साथ सुनिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार का ना हो, है ना, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या अभी तक क्या बताया? यही बताया कि भाई आजादी के पश्चात एक प्रश्न उठता है कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको लेकर के संसद और न्यायपालिका दोनों के बीच विवाद हमेशा बना रहा। और एक चीज फिर मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट, आजादी के बाद आप देखेंगे तो मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। क्लियर इतनी बातें? एक चीज और भी आप जानते हैं कि अगर किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन अगर होता है, क्या होता है बाबू? उल्लंघन अगर होता है तो आप डायरेक्टली अनुच्छेद 32 के सहारे आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर इतनी बातें? तो एक बात आप बताइए कि ये जो संपत्ति है, अगर किसी की भूमि है, क्या है? अगर किसी की भूमि है तो एक प्रकार की स्थायी संपत्ति है। क्या होगी? एक प्रकार की स्थायी संपत्ति होगी। और संपत्ति क्या है? मूल अधिकार है। अगर कोई राज्य या कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति लेने का प्रयास करेगा तो क्या आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा? आप बोलोगे कि बिल्कुल साहब होगा, हमारे मूल अधिकारों का वायलेशन होगा। क्लियर इतनी बातें? तो सरकार जब भी जो है भू सुधार करना चाहिए, भू सुधार या फिर कहें कि जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन, ये दोनों शब्द ध्यान में रखिएगा। भू सुधार का अर्थ ये होता है कि देश जब आजाद हुआ तो कई ऐसे जो है वर्ग के लोग थे, सो कॉल्ड, उसमें राजपूत वर्ग ज्यादा थे, ब्राह्मण वर्ग ज्यादा थे, वैश्य वर्ग ज्यादा थे। इनके पास जमीनों का संकेंद्रण बहुत ज्यादा था। किसी के पास हजार हजार बीघा जमीनें थी। भाई देश आजाद हो गया है, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता है,
उस स्थिति में जिनके पास हजारों बीघा जमीनें हैं उनकी जमीनों को लेकर के जो है भू सुधार किया जाना है, और जिनके पास जमीनें नहीं है इन जमीनों से उनको जो है जमीन दी जानी है टुकड़े में बांट करके। अगर मैं कहूं कि ये जो जमीन है इस जमीन को कई टुकड़ों में बांट दिया जाए और जिनके पास जमीनें नहीं है उनको दे दिया जाए, तो ये तो जो है समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत आएगा ना, ये तो देश की विकास की धारा के अंतर्गत आएगा, ये तो समावेशी विकास के अंतर्गत आएगा कि भाई जिनके पास जमीनें नहीं उनको जमीनें दे दी गई। इसी को हमने भू सुधार और जो जमींदारी उन्मूलन समाप्त किया गया, जमींदारों का जो है अस्तित्व समाप्त किया गया, उसी को हमने जमींदारी उन्मूलन कहा। कितनी बातें क्लियर? तो जब भी ये राज्य क्या करती कि जमीनों को लेने का प्रयास करती, तो ये जो जमींदार वर्ग के लोग थे ये कह रहे हैं कि हमारे पास कौन सा अधिकार है? मूल अधिकार है। कौन सा अधिकार? मूल अधिकार। और कैसा मूल अधिकार है? संपत्ति का मूल अधिकार है। और यही जमींदार फिर कहां चले जाते थे? अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के एक सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर के एक कहां चले जाते थे? हाई कोर्ट चले जाते थे। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर के ये जो है ना तो भू सुधार हो पाता था, ना तो जमींदारी उन्मूलन हो पाता था। मतलब कि सीधी सी बात है कि किसी भी संपत्ति के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। मूल अधिकारों का वायलेशन नहीं किया जा सकता राज्य के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसे में जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, एक प्रकार का जो है रोड़ा पैदा कर रहा था भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? मेरा यही कहना है कि भैया बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास हजारों बीघा जमीनें थी। अब इन जमीनों को टुकड़ों में बांट करके इनकी जमीनें ले करके जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको दिया जाना था। लेकिन चूंकि संपत्ति जो है, भूमि जो है एक प्रकार की स्थायी संपत्ति होती है और संपत्ति एक प्रकार का मूल अधिकार है। अगर मूल अधिकार किसी का हनन होता है तो वो डायरेक्टली हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये लोग जैसे इनकी जमीनें राज्य लेने का प्रयास करते हैं, भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रयास करते हैं, ये लोग कहां जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करते हैं? इन मुद्दों को लेकर के इन्हीं के पक्ष में डिसीजन दे रहे हैं। क्लियर इतनी बातें? तो ऐसे में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन नहीं हो पाता है अच्छे से, ठीक है ना? अब एक चीज समझना जरा, यहां पर क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और हम लोग एक बात करें, या तो ऐसे रहे, पेज को हम लोग क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना? पेज को चेंज कर लेते हैं। अब एक अनुच्छेद थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। अनुच्छेद एक तरफ आपको समझना है कि मूल अधिकार, और दूसरी तरफ एक शब्द आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, और ये फंडामेंटल राइट है आपका। क्लियर? अब आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है ये न्याय योग्य है। क्या है? न्याय योग्य है। लेकिन ये न्याय योग्य नहीं है, ये वाद्य योग्य है, ये अवाद्य योग्य है। मतलब कि वाद्य योग्य नहीं है, वाद्य योग्य ये नहीं है। मतलब कि मेरा यह कहना है कि इसके मैटर को ले जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या न्यायालय जा सकते हो, पर डीपीएसपी के मैटर को आप ले जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। अब ये मैं क्यों इसको बताने लगा? इसको मैं इसलिए बताने लगा कि इसका एक अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39B और 39C, अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C। इन अनुच्छेदों में यह प्रावधान किया गया है कि जो भौतिक संसाधन होंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, इन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें कहा गया कि साहब जो भौतिक संसाधन होंगे, भौतिक संसाधन, इन भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण होगा। क्या होगा? विकेंद्रीकरण होगा। मतलब कि इनको सब में समान रूप से बांटा जाएगा। बस इतना सा अर्थ समझिए कि सबको समान रूप से बांटा जाएगा। तो यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये बातें कही गई हैं कि भौतिक संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि इनका क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर? और यहां पर समस्या क्या है कि ये न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य नहीं मतलब कि अब आप ये नहीं कहोगे कि 39B और C में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वो भौतिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण करें, और इस मैटर को ले जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो।
आप नहीं जा सकते हो। लेकिन यहां पर मूल अधिकार के मैटर को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। अभी रिलेट जरा करना कि यहां पर आपकी जो संपत्ति है ना, संपत्ति, और वो संपत्ति कैसी है, भूमि की संपत्ति है। और भूमि की जो संपत्ति है ये क्या है, एक प्रकार का भौतिक संसाधन है। यहां पर जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो ये कह रहा है कि इस भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, इस भूमि को कई पार्ट में बांट करके इसका विकेंद्रीकरण कर दीजिए, जिसके पास नहीं है उसको दे दीजिए भूमि, जिसके पास नहीं है ना उसको भूमि दे दीजिए। लेकिन यहां पर जो मूल अधिकार है वो कह रहा है कि नहीं, जिसकी संपत्ति है उसका मूल अधिकार है, उसकी संपत्ति पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों के बीच एक आम लड़ाई भी उत्पन्न हो गई कि कौन सा भारी है। भाई ये भारी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये वाद्य योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इसके मैटर को ले जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। भले ही इसमें भौतिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात की गई हो, जब भले ही इसमें 39B और C में कहा जा रहा हो कि जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार करने के लिए आप जो है योग्य हैं, राज्य कर सकती है, लेकिन ये जस्टेबल नहीं है, जस्टिएबल नहीं है, ठीक है ना, जस्टिसिएबल होता है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है, लेकिन यहां पर न्याय योग्य है। तो अभी एक चीज समझना, मेरा यह कहना है कि इन सब मैटर को लेकर के जब लोग सुप्रीम कोर्ट जाने लगे कि मूल अधिकारों पर हस्तक्षेप हुआ, उनके जमींदारी और भू सुधार राज्य करने की कोशिश करते हैं, तो इनके संपत्तियों पर या भूमि पर हस्तक्षेप होता है, तो ये मूल अधिकार का दावा ठोक करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनके मूल अधिकारों के पक्ष में निर्णय देती है। तो ऐसे में भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन नहीं हो पाता है ना। और जब भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में सारे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं और नेहरू के पास जाते हैं कि महोदय कैसे हो ये भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन कैसे हो। तो नेहरू को लोग विचार देते हैं कि क्यों ना हम संविधान में ही क्या करें, संशोधन कर दें, क्यों ना हम संविधान में ही संशोधन कर दें और न्यायालय का रास्ता ही बंद कर दें। क्या न्यायालय का रास्ता ही क्या कर दें, बंद कर दें। तो यहां पर एक प्रावधान किया गया, प्रथम संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्या लाया गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 लाया गया। और इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से समझना जरा, एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 31B, और 31B के माध्यम से क्या कहा गया, इसमें 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। यहां तक बातें आपकी क्लियर, यहां तक किसी प्रकार की समस्या तो नहीं ना। मतलब कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ला करके एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 31B, और 31B के माध्यम से प्रावधान किया जाता है कि 9वीं अनुसूची का जो प्रावधान होगा, प्रावधान किया गया। और इसमें कहा गया, इसमें यह कहा गया कि भाई जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार के लिए यदि राज्य कानून का निर्माण करती है तो उसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां पर 9वीं अनुसूची जोड़ करके जो लोग, जो जमींदार, जो है भूमाफिया जो थे, जिनके पास जमीनें ज्यादा थी, जब भू सुधार किया जा रहा था, इनकी जमीनें ली जा रही थी, तो ये जो है संपत्ति के मूल अधिकार का दावा ठोक करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच रहे थे। अब प्रथम अनुसूची लाई गई, 9वीं अनुसूची लाई गई प्रथम संविधान संशोधन के दौरान, और इसमें प्रावधान ही कर दिया गया कि अगर जमींदारी उन्मूलन और भू सुधार के लिए कोई कानून का निर्माण किया गया है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती ही नहीं दी जा सकती, मतलब इससे बाहर रखा गया।
अब बाहर रखा जाएगा तो आसानी से भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन। तो इस मूल अधिकार का क्या? इस मूल अधिकार का क्या कि जो संपत्ति का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, इसका क्या होगा? तो अब 9वीं अनुसूची को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है कि महोदय, एक तरफ तो मूल अधिकार है और मूल अधिकार किसी भी दशा में वायलेशन नहीं किया जा सकता, और मजे की बात है कि जो अपीलार्थी थे उनका कहना है कि अनुच्छेद 13(2) ये सीधी सी बात कहता है कि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकारों पर हस्तक्षेप करती हो या मूल अधिकारों को न्यून करती हो। तो कुल मिला जुला करके जब भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन पर बनाया गया कानून न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया और उनको न्यायालय जाने से रोक दिया गया, तो इस 9वीं अनुसूची के विषय को ही जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के रूप में पेश किया गया। अभी समझना जरा, नेक्स्ट पेज करते हैं। अब आइए जरा क्रोनोलॉजी पे। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, और डिसीजंस क्या आते हैं? एक जो है पहला वाला जो केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में 9वीं अनुसूची, मतलब कि जो इसमें भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन है, इसको क्या दिया गया? सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। क्या दिया गया? चुनौती दिया गया। इतनी बातें क्लियर। अभी एक चीज और समझना आप, ये जो चुनौती दी गई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का पहला निर्णय आता है। ये मामला है सज्जन सिंह, सॉरी शंकरी प्रसाद का। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला, ये 1951 में आता है। ठीक है ना? अब इसमें हुआ क्या कि जो अपीलार्थी है, अपीलार्थी मतलब कि समझ रहे हैं ना, जिसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या कहना है? वो कह रहा है कि महोदय कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 13(2) में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकारों को हस्तक्षेप करती हो, न्यून करती हो या सीमित करती हो। इसको पहले लिख लीजिए, ठीक है ना? राज्य किसी ऐसे विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकारों को सीमित या न्यून करती हो। ये अपीलार्थी है जिसने अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, उसका यह कहना है कि महोदय अनुच्छेद 13(2) है, वो कहता है कि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण ही नहीं कर सकती है जो मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करती हो या न्यून करती हो। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर डिसीजन क्या आया, इसको जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला कि जो आप विधि बता रहे हो ना, वो पहली बात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया गया है 9वीं अनुसूची को लेकर के, और जो ये विधि शब्द उल्लेखित किया गया है अनुच्छेद 13(2) में, ये विधि शब्द अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आता। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां पर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, ये जो विधि शब्द है ये संसद के सामान्य कानून से है। अभी समझना जरा, संसद का नाम सुना है? संसद क्या करती है? कानून का निर्माण करती है।
एक तो कानून या विधि का निर्माण करती है। ये तो आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत पार करके और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून का निर्माण करती है। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई ये विधि है। एक जो है संसद क्या करती है, संविधान संशोधन करती है। क्या करती है? संविधान संशोधन करती है। और ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो क्या अनुच्छेद 368 ये विधि के अंतर्गत आएगा? अगर अनुच्छेद 368 विधि के अंतर्गत आएगा तो संसद कभी भी किसी भी दशा में मूल अधिकारों को सीमित या न्यून नहीं कर सकती है अनुच्छेद 368 के माध्यम से, मतलब संशोधित ही नहीं कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भाई 368 विधि की परिभाषा में नहीं आता, इस सामान्य विधियों से है, संसद के द्वारा बनाई गई सामान्य कानून या सामान्य विधियों से है, तो संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के माध्यम से। ठीक है ना? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विधि से आशय, विधि से आशय संसद के सामान्य कानून से है, ना कि अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन से। इतनी बातें क्लियर? यहां तक किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? चलें आगे। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना भी नहीं कि आप समझे ना इसको। ठीक है ना? अब इसके बाद एक और डिसीजन आता है, फिर इसको चुनौती दी गई इस मामले को लेकर के, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक और मामला आता है। अब इसके बाद जो मामला आता है, पेज ही चेंज कर लें क्या? पेज चेंज कर लेते हैं। तो पहला आपने मामला देखा, पहला जो मामला सुप्रीम कोर्ट का आता है, इस सुप्रीम कोर्ट का मामला है शंकरी प्रसाद का। क्या? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला, ये 1951 में आता है। ठीक है ना? और इसमें मोटी मोटा बस आप ये समझ सकते हैं कि जो अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द है, ये विधि शब्द संसद के सामान्य कानून से है, संसद के सामान्य कानून से है, ना कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। इतनी बातें क्लियर? अब इसके बाद एक और मामला आता है। इस मामले का नाम होता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मामला। कब आता है? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला। और ये मामला आता है 1965 में आता है। कब आता है बाबू? 1965 में। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। और इसने क्या किया? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद के निर्णय का समर्थन किया। निर्णय का क्या किया? समर्थन किया। इतनी बातें क्लियर? मतलब कि दूसरा जो मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का मामला 1965 में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो सही है। मतलब क्या बोला है कि अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत जो कहा गया कि राज्य किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकार को न्यून करती हो या संशोधित करती हो। तो इसमें कहा गया कि जो विधि शब्द है ना, उस विधि शब्द को आप जो है संसद की सामान्य विधि से लीजिए, सामान्य कानून से। इसको अनुच्छेद 368 में आप क्यों गिनते हैं? अनुच्छेद 368 अलग चीज है और विधि अलग चीज है, ये संसद के जो है सामान्य कानून से है। तो इसमें भी इस बात का क्या किया गया? सपोर्ट किया गया। मतलब कि दोनों इक्वल बातें कह रहे हैं। फिर उसके बाद एक और मामला आता है जिसमें दोनों को बातों को पलट दिया गया, दोनों बातों के विपरीत निर्णय दे दिया गया। और वो जो केस आता है वह केस होता है तीसरा वाला, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला। लिखना जरा, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का मामला। और ये आता है 1967 में। ये कब आता है? 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कि भाई अनुच्छेद 13(2) में जो विधि शब्द का उल्लेख किया गया है कि राज्य ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकारों को संशोधित करती हो, न्यून करती हो या सीमित करती हो, और इस विधि के अंतर्गत संसद की सामान्य विधि भी आती है और ये अनुच्छेद 368 जो है ये भी आता है। इसने मतलब कि दोनों के निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट के। तो यही आपको लिखना है, यहां पर लिखना जरा, सुप्रीम कोर्ट ने उपर्युक्त दोनों निर्णय के विपरीत निर्णय दिया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित विधि संसदीय कानून तथा अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन विधि, उल्लेखित विधि के अंतर्गत, यहां पर लिख लीजिए, के अंतर्गत संसदीय कानून तथा अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन दोनों आते हैं। दोनों क्या होते हैं? आते हैं। इतनी बातें क्लियर। मतलब कि इसने शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान का मामला, दोनों मामलों को पलट दिया और दोनों मामलों को पलटते हुए कहा कि 13(2) में जो राज्य जिस विधि का निर्माण, अगर किसी ऐसी विधि का निर्माण करेगी जो मूल अधिकारों को संशोधित करती हो या सीमित करती हो, उसको नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब कि किसी ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों को न्यून या सीमित करती हो। और इस विधि के शब्द के अंतर्गत एक तो संसदीय विधि भी आती है, दूसरा अनुच्छेद 368 भी आता है। अब फिर मामला फंस गया और फिर इसके बाद एक और निर्णय आता है और उस निर्णय का नाम क्या होता है? उस निर्णय का नाम होता है केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला। बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। कौन सा? केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला। इतनी बातें क्लियर। और ये जो केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला है, ये कब आया? 1973 में आया। और 1973 में आया तो इसमें जो है अब तक सबसे ज्यादा जजों की पीठ जो है इस पर सुनवाई करती है, 13 जजों की पीठ। 13 जज इसमें शामिल होते हैं और 7-6 से निर्णय ए आता है। ठीक है ना? क्या? 7-6 से। और इसमें क्या कहा गया? इसमें ए कहा गया कि संसद, अच्छा, जो विधि है इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें जो शंकरी प्रसाद और जो सज्जन सिंह का मामला था, निर्णय था, उसका सपोर्ट किया गया। उसका क्या किया गया? सपोर्ट किया गया। कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हालांकि संविधान को पूर्ण रूप से परिवर्तित या मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। ठीक है ना? तो यहां पर एक चीज है कि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य के मामले में संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन पूरे संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकती है।
और दूसरा, संविधान के मूल ढांचे में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यहां पर मूल ढांचे की अवधारणा का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचा, मूल ढांचे का क्या दिया गया? सिद्धांत दिया गया। ये मूल ढांचा क्या होता है, अभी इसको मूल ढांचे का क्लास हम अलग से लेंगे। बस यहां तक आपको पता होना चाहिए कि संसद को अधिकार दिया गया है कि वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बशर्ते मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे ये अपना शरीर है ना पूरा, इस शरीर को मिला करके, शरीर कैसे मिला है, बना हुआ है, तमाम अंगों से मिल करके बना हुआ है, हाथ पैर नाक कान लीवर फेफड़ा किडनी वगैरह से, तभी इस शरीर का निर्माण हुआ है। ऐसे जो संविधान का निर्माण हुआ है वो भी ऐसे तमाम अंगों से हुआ है जो बहुत बहुमूल्य अंग हैं। तो अगर मैं कहूं कि हाथ निकाल दिया जाए, कान लीवर किडनी फेफड़ा, तो शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। वैसे संविधान के जो तमाम मूल ढांचे हैं, ये सब मूल ढांचे हैं, हाथ पैर नाक कान लीवर किडनी फेफड़ा शरीर के मूल ढांचे हैं। अब इन मूल ढांचों में जैसे शरीर का मूल ढांचा, वैसे संविधान का भी मूल ढांचा है। जैसे इसको अगर निकाल दिया जाए तो शरीर नहीं चल पाएगा, वैसे संविधान के मूल ढांचे को निकाल दिया जाए या हस्तक्षेप हो तो नहीं चल पाएगा। क्या समझ में आ रही बात? तो इसीलिए कहा गया कि मूल ढांचे में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे संसदीय शासन प्रणाली क्या है? मूल ढांचा है। जैसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्या है? मूल ढांचा है। गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या है? मूल ढांचा है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? मूल ढांचा है। विधि का शासन क्या है? मूल ढांचा है। न्यायिक समीक्षा क्या है? मूल ढांचा। तो कहा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा है कि मूल ढांचे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हां, मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों का वे पार्ट जो मूल ढांचे से रिलेट हो या संबंधित हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर इतनी बातें? तो ये कुछ बातें आपको केशवानंद भारतीवाद बनाम किरण राज्य तक मिली। यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द तो नहीं ना? चलें आगे। अब इसके बाद थोड़ा सा और भी आपको समझना पड़ेगा। एक केस आता है, इसके बाद एक संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन, और वो कौन सा संविधान संशोधन किया जाता है? पच्चीसवां संविधान संशोधन। ये 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया जाता है, और 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ला करके एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 31C। ठीक है ना? याद करिए। और अनुच्छेद 31C जोड़ करके ये कहा जाता है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, जिसमें क्या है, सीधी सी बात, यहां पर भौतिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण की बात की गई है। भौतिक संसाधन इनके विकेंद्रीकरण की बात हुई। कहा गया कि अगर अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए, इनको अगर लागू करने के लिए संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल अधिकार, संविधान का मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 19, 31 का उल्लंघन हो रहा हो तो उसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर इतनी बातें? तो यहां पर अब आसानी से कुल मिला जुला करके राज्य का जो डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का अनुच्छेद 39B और C है, जो कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं था, उसको बाध्यकारी बना दिया गया कि अब ये मूल अधिकारों के पर भारी पड़ गया। मतलब कि मूल अधिकार अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 पर कहा गया कि अगर इनको जो है, इनका उल्लंघन भी हो रहा हो, इसको लागू करने के लिए, मतलब कि भौतिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण के लिए, तो इनका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये
क्या मूल अधिकारों में संविधान संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और साथ ही लगे हाथ हमने 9वीं अनुसूची को भी टच कर लिया, उसको संपत्ति के अधिकार को जोड़ करके। अब आप बता सकते हो कि मूल अधिकार में संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, बशर्ते संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट ना हो या उस पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से हम लोग शुरुआत करेंगे संविधान के अनुच्छेदों से, और संविधान के अनुच्छेद 12, 13 से शुरुआत करेंगे और इस पर बातचीत करेंगे, और धीरे धीरे अनुच्छेद 35 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है ना? और 6 प्रकार के जो फंडामेंटल राइट हैं वो पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।